मैग्नेटिक इफेक्ट एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं करंट की वैल्यू आई है और इसके एक्सेस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। भाई ये वाली स्टोरी बहुत आराम से देखना। पहली बात, ये जो पिक्चर में आपको जो सर्कुलर लूप दिख रहा है, ये लूप आप साइड व्यू बनाया, आप अच्छे से बनाऊंगा तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए। यानी कि ये जो लूप है ये बेसिकली वाई जेड प्लेन में, कहाँ है, वाई जेड प्लेन में, और ओ पी एक्स एक्सेस यदि मैं मानता हूँ ये वाई एक्सेस, तो जेड एक्सेस इधर कहीं आएगी बाहर की तरफ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा ठाकुर है इसको मैंने एक्स एक्सेस पे रखा है, लेकिन नेगेटिव साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सेस पे रखा है। तो ये देख के बता रहा है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट नेगेटिव जेड एक्सेस पे और ये वाला रिंग का पार्ट पॉजिटिव जेड एक्सेस पे। आधी प्रॉब्लम यहीं शुरुआत में आ जाती है कि आपको समझ में ही नहीं आती कि रिंग या फिर ये लूप रखा कैसे। ठीक है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स मानी है। अब हमें चाहिए पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब हम बायो सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे, लेकिन आपको याद होगा बायो सावर्ट लॉ एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देगा, पूरे वायर की वजह से नहीं देता। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लूप पे एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, मैं एक हल्की सी लेंथ लेता हूँ डी एल, दिखाई दे रही, एक छोटा सा इस लूप का हिस्सा लिया मैंने डी एल लेंथ। अब चेक करते हैं इस डी एल लेंथ की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले डी एल के रेस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे अपन। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आएगा पी का डी एल के रेस्पेक्ट में, बराबर है। अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर की वजह से पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एलिमेंटल की वजह से एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड डी बी, देख लेना भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और अब ऊपर साइन थीटा और नीचे वो, यही पार्ट समझने का है। सबसे पहले देखो डीएल की डायरेक्शन किधर है, जल्दी बताओ डीएल की डायरेक्शन किधर है। डीएल टेंजेंट है इस पर, ठीक है सर, वो तो फिर एक्स एक्सेस की तरफ आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। डीएल की डायरेक्शन माइनस जेड की तरफ जा रही है। आप लूप को इमेजिन करो बढ़िया से, फिर आपको समझ में आएगा। जो बॉटम वाला पॉइंट है उस पर टेंजेंट करोगे तो या तो जेड एक्सेस आएगी या माइनस जेड, और करंट की जो डायरेक्शन है वो लेनी है। तो करंट यहाँ पे माइनस जेड अंदर की तरफ जा रही है, तो ये डीएल के डायरेक्शन है। ठीक है, इधर डीएल ये, और ये तो इसी प्लेन पे, किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, ये वाली लाइन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा साइन 90 डिग्री। आधे लोग यही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ये एंगल समझ में आना चाहिए 90 डिग्री होगा, बराबर है। अब आप बात करते हो नीचे जो आप स्क्वायर लिखते हो तो पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो इस लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ सपोज मैं थोड़ी देर के लिए डी मान लेता हूँ, तो आप लिखोगे डी का स्क्वायर। तो डी के स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये आप पास एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर डी बी। इसको और बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई डी एल, और नीचे आपके पास 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आगे डी बी की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं भाई डी बी की डायरेक्शन किधर रहेगी। अच्छा, डी बी की डायरेक्शन जो है ना आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप बोलोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो आप एक छोटा सा वायर मानो और ये वायर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझने के लिए आप अपने लैपटॉप, या लैपटॉप तो नहीं रख पाओगे स्क्रीन को, यदि मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को एकदम टेबल पे रख दो फ्लैट। ठीक है, अब आप जहाँ डीएल दिख रहा है वहाँ पे पेन रखो स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और पेन की टिप अंदर की तरफ जा रही होगी, तो ये डीएल होगा। अब आप राइट हैंड से पकड़ोगे थंब करंट की डायरेक्शन में, तो जिस तरीके से फिंगर कर्व हो रही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। और सर्कल को जब बड़ा बनाओगे, यानी इसको सेंटर मानते हुए सर्कल बड़ा बनाओगे, वो सारे सर्कल किस में आएंगे, एक्स वाई प्लेन पे आएंगे। तो वहाँ पे डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी।
इस आर के ये डी के परपेंडिकुलर, ये डी बी की डायरेक्शन रहेगी, बराबर है। यदि किसी को नहीं समझ आया, नहीं सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ, तो आप एक काम कर लीजिए, दूसरा तरीका ये भी होता है ना, डी एल क्रॉस आर, तो डी एल अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट देखो, डी एल क्रॉस आर, आर बोले तो डी की तरफ, तो आप राइट हैंड को स्ट्रेच करो, आपके थंब और फिंगर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, फिंगर्स अंदर की तरफ क्योंकि डी एल अंदर की तरफ है। अब आप उसे नेचुरली बेंड करो डी की तरफ, ठीक है, तो थंब और डी बी की डायरेक्शन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक बार आप राइट हैंड यूज़ करके देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सीधा देखते मत रहो, एक बार यूज़ वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंगल थीटा मान लिया तो ये 90 है, तो ये दोबारा से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन आप बात कर रहे हो, ये एंगल दोबारा से थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और अब आप पास डी बी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर डी बी साइन थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा डी बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इस डी एल के बिल्कुल अपोजिट एक और एलिमेंटल पार्ट लेता हूँ, ये वाला डी एल, इस डी एल के बिल्कुल अपोजिट ऊपर ले रहा हूँ एक डी एल। इस डी एल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ, ठीक है। अगेन एक्स मत समझ लेना, ये डायग्राम कुछ ऐसा ही है, बराबर है। जब इसकी वजह से मैं बात करूँगा, फिर से सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात होगी, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। न्यूमेरिकल वैल्यू फिर से सिमेट्री की वजह से डी बी उतनी आएगा। अब बात करते हैं डी बी की वजह से डायरेक्शन कैसे आएगी। अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। अब आप राइट हैंड यूज़ करोगे तो आपका थंब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होना चाहिए, तो फिंगर आप अपनी नज़रों के सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होगी। तो एक सर्कल जिसका सेंटर यहाँ होगा और सर्कल पी से पास हो रहा है, उस पर टेंजेंट खींचो और वो सर्कल क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से बनेगा 90 डिग्री, हाँ या ना, ऐसे 90 डिग्री आएगा। और सिमेट्री वाइज यदि मैंने इसको एंगल थीटा माना है, तो ये आपके पास टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा हो जाएगा। तो इधर वाले डी बी के भी दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक इधर की तरफ डी बी कॉस थीटा और एक इधर की तरफ डी बी साइन थीटा। अब आपको एहसास हो गया होगा कि जितने भी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर जो रिंग रखी हुई, उस पर कहीं भी डी एल लूँगा तो उस डी एल का पी पे जो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट तो आएगा डी बी साइन थीटा जो एक्स एक्सेस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलाउन, और दूसरा जो डी बी कॉस थीटा आएगा वो आपके पास वाई जेड प्लेन में होगा। कहाँ होगा? वाई जेड प्लेन में। सिर्फ मैंने इन्हीं दो के लिए, एक इसके लिए डायरेक्शन आ रही है वो माइनस वाई और इसके लिए डायरेक्शन आ रही है प्लस वाई, बाकी पे वाई नहीं आएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। ये जो वाइट वाली लाइन बने ना, वहाँ एक प्लेन बनेगा पूरा, उस प्लेन पे आपके पास सारे डी बी कॉस थीटा बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, यानी कि सारे साइन थीटा वाले कंपोनेंट को ऐड करना है अपन को। एक काम करते हैं, डी बी की वैल्यू पुट करता हूँ। डी बी की वैल्यू पुट करूँगा तो डी बी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल से देख के बताओ, साइन थीटा जो है इस ट्राइंगल से साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा को लिख दूँ कैपिटल आर अपॉन डी, डी बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, लिमिट देखो, पहले तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, नीचे देखो 4 पाई बाहर आ जाएगा। ये जो एक्स है ना, ये आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, लेकिन ये वेरिएबल नहीं, ये भी कांस्टेंट है। कैसे?
आप डीएल की पोजीशन चेंज करने से क्या एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। आप देखो डीएल की पोजीशन कहीं भी लो, एक्स तो उतना ही उतना है, तो एक्स आपके पास कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। अब डीएल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस 2πr, तो ये आंसर आ जाए म्यू नॉट आई आर अपॉन 4π एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, और ये 2π का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ 2π कैपिटल आर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे एक पाई से पाई कट गया और एक 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, एक काम करो, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ एट x इक्वल टू 0, तो यानी कि मैं सेंटर पे बात कर रहा हूँ, एट सेंटर, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पुट करके देखो कितना आ रहा है। x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे ये बनेगा म्यू नॉट आई टू, ये बनेगा आर क्यूब, ऊपर वाले एक आर से आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर नीचे आर बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या यही वो फॉर्मूला तो जो सर्कुलर आर्क वाले में अपन ने डिराइव किया था कंप्लीट सर्कल के केस में, सेम यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी लिखा हो कि एक से ज़्यादा टर्न है, n टर्न है, तो अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट में क्या क्या चीज़ जो गलतियाँ हो सकती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, पहले तो जब आप dB लिखते हो तो यहाँ पे एंगल जो लिखने में गलती हो जाती है, क्योंकि डायग्राम 3D के अंदर अब DL कहीं भी लो, हमेशा DL और इस D के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, यहाँ DB की डायरेक्शन निकालने को लेके हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये नहीं करनी है। और थर्ड, यहाँ पे x को कई बार लोग वेरिएबल मान लेते हैं, हमारी आदत होती है ना, लेट सपोज x, तो हम ये मान के चलते हैं कि x तो वेरिएबल होता है, जबकि यहाँ पे x कॉन्स्टेंट, तो वो बाहर आएगा। बाकी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई है।